नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इओसिनोफिलिया के बारे में। दोस्तों, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की मदद से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया, वायरस व इन्फेक्शन का कारण बनने वाले अन्य रोगाणुओं से लड़ता है। रोगाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सिर्फ एक ही प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित कई प्रकार की कोशिकाएं होती है और प्रणाली के ठीक रूप से काम करने के लिए उनका सही मात्रा में यानी कि ना कम और ना ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। इओसिनोफिल्स एक प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि बैक्टीरियल व वायरल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। शरीर जो है वो इओसिनोफिल कोशिकाओं को अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनाता है और इन कोशिकाओं को पूरी तरह से विकसित होने में 8 दिन का समय लगता है। इओसिनोफिल्स भी अन्य प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की तरह प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक तरीके से काम करने के लिए इओसिनोफिल्स कोशिकाओं का स्तर सामान्य रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब आपके खून में इओसिनोफिल कोशिकाओं का स्तर बढ़ सकता है तो इस स्थिति को ब्लड इओसिनोफिलिया कहा जाता है। और इसी तरह इन्फेक्शन, सूजन या लालिमा से प्रभावित शरीर के ऊतकों में इन सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का स्तर बढ़ सकता है तो इस स्थिति को टिश्यू इओसिनोफिलिया कहा जाता है। दोस्तों, शरीर में इओसिनोफिल्स कोशिकाओं का स्तर बढ़ने की स्थिति को इओसिनोफिलिया कहा जाता है और खून में इओसिनोफिल्स की संख्या 1 माइक्रोलीटर में 500 से अधिक हो जाती है तो इस स्थिति को इओसिनोफिलिया कहा जाता है। इओसिनोफिल्स रोगों से लड़ने वाली एक प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है और इन सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ना अक्सर एक एलर्जिक रिएक्शन या फिर कैंसर का संकेत देती है। खून के अलावा इओसिनोफिल्स का स्तर शरीर के अन्य द्रवों में भी बढ़ सकता है, जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और पेशाब वगैरह। और इतना ही, इन सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का स्तर शरीर के अन्य भागों व ऊतकों में भी बढ़ सकता है, जैसे कि त्वचा, फेफड़े, आंत, मूत्राशय, हार्ट, लिवर, अस्थिमज्जा, मांसपेशियां और नसें वगैरह। बात करें दोस्तों कि इसके क्या लक्षण होते हैं, तो इओसिनोफिलिया में इओसिनोफिल्स नामक कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण विकसित हो जाते हैं और इस दौरान होने वाले लक्षण अक्सर इओसिनोफिलिया का कारण बनने वाली स्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो कारणों के अनुसार इओसिनोफिलिया में कुछ प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि अस्थमा के कारण इओसिनोफिलिया हो रहा है तो उसमें गरगराहट, सांस फूलना और सांस लेने में दिक्कत होना। परजीवी इन्फेक्शन से इओसिनोफिलिया हुआ है तो उसमें पेट दर्द, दस्त होना, बुखार होना, खांसी और त्वचा पर चकत्ते होना। किसी दवा के रिएक्शन से इओसिनोफिलिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ त्वचा संबंधी लक्षण ही विकसित होते हैं, जैसे कि त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाना। और इओसिनोफिलिया से होने वाले दुर्लभ लक्षणों की बात करें तो कुछ ऐसे लक्षण जो इओसिनोफिलिया में बहुत ही कम मामलों में दिखाई देते हैं, जैसे कि शरीर का वजन घटना, रात को पसीना आना, लिम्फ नोड्स का आकार बढ़ना, त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाना और नसें क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण प्रभावित अंगों में झुनझुनी महसूस होना या फिर सुन्न हो जाना। बात करें दोस्तों कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो इओसिनोफिलिया का पता अक्सर तब लगता है जब डॉक्टर किसी अन्य शारीरिक समस्या या रोग का परीक्षण करने के लिए मरीज का खून टेस्ट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यह अचानक से पता लगता है, लेकिन कभी कभी यह किसी अन्य समस्या का परीक्षण करने के दौरान संयोगवश मिल जाता है। यदि आपको किसी प्रकार के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए, जैसे कि बार बार गरगराहट होना और सांस फूलना, पेट दर्द, दस्त, बुखार, खांसी या फिर त्वचा पर चकत्ते दिखाई देना, शरीर का कोई हिस्सा सुन्न होना या फिर उसमें झुनझुनी जैसे कि सनसनी महसूस होना और साथ ही साथ शरीर का अपने आप वजन कम हो जाना। ऐसे कुछ लक्षण है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। दोस्तों, हम बात करते हैं कि इओसिनोफिलिया कब होता है, यानी कि इसके क्या कारण है। दोस्तों, जब शरीर के किसी हिस्से में एक बड़ी मात्रा में इओसिनोफिल्स नाम की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जमा हो जाती है तो इस स्थिति में इओसिनोफिलिया हो जाता है। इसके अलावा शरीर द्वारा बहुत अधिक मात्रा में इओसिनोफिल सेल्स बनाना भी इओसिनोफिलिया होने का एक कारण हो सकता है और ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जो इस रोग का कारण बन सकते हैं। हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं व रोग जो इओसिनोफिलिया का कारण बन सकते हैं उनमें है परजीवी से होने वाला इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन व इससे जुड़े कुछ अन्य रोग, अस्थमा होना, किसी विशेष भोजन, दवाई या फिर पदार्थ से एलर्जी होना, एक्जिमा होना, एड्रिनल ग्रंथि संबंधी समस्याएं होना, त्वचा रोग व विकार होना, किसी विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आना, कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर जैसे कि क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया और इओसिनोफिलिक ल्यूकेमिया, कुछ प्रकार के स्व प्रतिरक्षित रोग जैसे कि ल्यूपस और क्रॉन रोग वगैरह, एंडोक्राइन ग्रंथि संबंधी विकार और साथ ही साथ कुछ प्रकार के कैंसर व ट्यूमर वगैरह। कुछ मामलों में अस्थि मज्जा में बहुत अधिक मात्रा में इओसिनोफिल सेल्स बनने लग जाती है।
आइडियोपैथिक हाइपरसिनोफिलिक सिंड्रोम जो है यानी कि HES, वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में इओसिनोफिल्स कोशिकाएं बनने लग जाती है और अब इसके पीछे के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। हाइपर इओसिनोफिलिक सिंड्रोम कुछ प्रकार के कैंसर के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है, जैसे कि बोन मैरो या फिर लिम्फ नोड्स में कैंसर होना वगैरह। दोस्तों हम बात करते हैं कि इओसिनोफिलिया की रोकथाम यानी कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों इओसिनोफिलिया विभिन्न समस्याओं के कारण हो सकता है और सभी कारणों की रोकथाम करना संभव नहीं है। हालांकि इओसिनोफिल्स कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कुछ कारण हैं और जिनसे बचाव करना संभव हो सकता है। यदि परजीवी इन्फेक्शन या किसी प्रकार की एलर्जी के कारण इओसिनोफिलिया हुआ है तो कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखकर इओसिनोफिलिया से बचाव किया जा सकता है, जैसे कि हाथों को अच्छे से धोना, स्वच्छ व सुरक्षित पानी पीना। यदि आपको लगता है कि पानी स्वच्छ नहीं है तो पीने से पहले उसे उबाल लें। स्वच्छ व सुरक्षित खाद्य पदार्थ खाएं। फलों व कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों को खाने से पहले साफ पानी से धो लें। सिर्फ पाश्चराइज दूध व जूस ही पिएं, यानी कि पाश्चराइजेशन एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से दूध वगैरह के हानिकारक कीटाणुओं को मार दिया जाता है। यौन संबंधी गतिविधियों में विशेष रूप से सावधानियां बरतें और साथ ही साथ एलर्जी करने वाले पदार्थों से बचें। अब दोस्तों बात करते हैं कि इओसिनोफिलिया का उपचार कैसे होता है, यानी कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों इओसिनोफिलिया का इलाज इसका कारण बनने वाली स्थिति के अनुसार किया जाता है। इसका कारण बनने वाली स्थिति के अनुसार इसकी उपचार प्रक्रिया भी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि यदि किसी दवा या फिर विशेष खाद्य पदार्थ के कारण यह समस्या हुई है तो उनका सेवन बंद कर देना। इसके अलावा दवा या फिर भोजन से होने वाले लक्षणों को कम करने के लिए विशेष प्रकार की दवाएं भी दी जा सकती है जो कि लक्षणों को कम कर देती है, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन और जलन को कम करने वाली दवाएं लेना। अस्थमा के कारण होने वाले इओसिनोफिलिया का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की गई दवाएं विशेष तौर पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा स्वीकृति दी जाती है और इन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है और जिन मरीजों को ये दवाएं दी जा रही हैं उन्हें विशेष रूप से निगरानी में रखा जाता है। दोस्तों बात करें घरेलू उपचार की, तो इओसिनोफिलिया के कुछ मामलों में लक्षणों को कम करने के लिए कुछ घरेलू उपायों का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि गर्म पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें डालकर उसकी भाप ले और ऐसा करने से नाक के अंदर जमा बलगम पतला होकर निकल जाता है। चाय में अदरक डालकर पीने से भी इओसिनोफिलिया से संबंधित लक्षणों को शांत करने में कुछ हद तक मदद मिलती है। पानी में काली मिर्च का पाउडर और शहद मिलाकर उसे रोजाना दिन में 2 बार लें और ऐसा करने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और इओसिनोफिलिया के लक्षणों से लड़ने में मदद मिलती है। रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें और 1 गिलास पानी में 2 बड़े चम्मच मेथी के बीज उबाल लें और उनसे गरारे करें। दोस्तों बात करें कि इससे क्या जटिलताएं हो सकती है, तो इओसिनोफिल्स की अधिक संख्या का इलाज करना उसके परिणाम को प्रभावित कर सकता है। कुछ गंभीर परिस्थितियों में उनका परिणाम इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि प्रभावित अंग कितना क्षतिग्रस्त हुआ है और मरीज इलाज के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।